हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि हमारा जो बुक है जिसका नाम है BEGE 142 और बुक का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। इसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हम लोग बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इसमें जो हम क्वेश्चन और आंसर पे जो बात करेंगे वो सभी सिलेबस से लिया गया है, यानी कि आपके जितने बुक में जो भी टॉपिक दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो था हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रोज, उससे भी आप देख सकते हो। उसमें हम लोगों ने प्रोज के बारे में बात किया था। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं, यानी कि सिलेबस को हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो देखिए इस बुक में आपके 4 ब्लॉक दिए गए हैं और क्वेश्चन जो है वो चारों ब्लॉक से ही आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो है ड्रामा। ड्रामा का इंट्रोडक्शन, यानी कि ड्रामा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे आपको अच्छा से करना है, जो भी पॉइंट बुक में दिया गया है। देन आपका सेकंड जो रहेगा वो है हमारा एक नाटक दिया गया है जिसका नाम है ऑल माय सन, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा तीसरा जो रहेगा जो कि हाफ वे हाउस, ये भी एक नाटक है। आगे मैं नीचे में आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी इन सभी नाटक के बारे में आंसर के थ्रू, जब हम लोग आंसर पे बात करेंगे। तो देन अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया यानी कि अगला जो हमारा जो सिलेबस रहेगा जहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे वो है द ट्रायल ऑफ देदन कीमती। तो ये हमारे 4 टॉपिक है, यानी कि 4 आपके सिलेबस दिए गए हैं, 4 ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन चारों अगर ब्लॉक को कर लेते हो, इसमें से आप अगर 3 भी ब्लॉक को पूरा अच्छा से कर लेते हो तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है और कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आंसर ट्राई करूँगी पूरा अच्छा से डीपली समझाने का, अदरवाइज़ आप भी पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है जिस पे आपको करना है कि राइट नोट अबाउट। आप अगर पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आपको नोट लिखने को, यानी कि कुछ पॉइंट दिया होगा जिस पे आपको अच्छे से नोट यानी कि पूरा डिटेल में आपको लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको नाटक के ऊपर लिखना है, देन ग्रीक थिएटर क्या होते हैं, ट्रेजिडी क्या होती है, नीचे मैं आपको समझा दे रही हूँ। देन हमारा अगला जो पॉइंट है 4 नंबर जिससे हिस्ट्री प्ले है उसके ऊपर आपको करना है। देन अगला जो 5 नंबर पॉइंट दिया गया ऑरिजिन ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, दोनों का किस तरह से एक विकास हुआ। अब हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ, आप सुनते भी हो और नोट्स आप अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहला हमारा जो दिया गया है टॉपिक ड्रामा। तो ड्रामा क्या होती है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जो ड्रामा होता है वो एक्चुअली एक तरह से रिटन फॉर्म में होता है। आप बहुत तरह के देखते होंगे, जो अभी के टाइम में तो ड्रामा का थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, पर पहले जैसे आप देखते होंगे स्टेज पे परफॉर्मेंस होती थी, लोग जो थे वो एक तरह से लिखी जाती थी ड्रामा और उसके बाद लोग उसकी प्रैक्टिस करते थे और देन उसको वो एक्टिंग करते थे स्टेज पे। लोग सिंपल में इसको समझे तो ये रिटन फॉर्म में होता है, यानी कि पहले इसे लिखा जाता है और बाद में लोग इसको एक तरह से एक्टिंग में प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे। आप देखते होंगे जो पहले के जो नाटक थे और अभी के नाटक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी हम लोग मूवी में वही चीज़ें देखते हैं, प्ले जो होता है यानी कि जो नाटक है, टेलीविज़न में जो सीरियल आप देखते होंगे, बहुत तरह के सीरियल अभी लोग देखते हैं, मूवी हो गया, सीरियल्स, बहुत टाइप की चीज़ें इसमें होती है। देन ये सारी चीज़ें, तो ये जो होता है स्पेशली आप समझ सकते हैं पहले रिटन फॉर्म में होता है, बाद में लोग इससे एक्टिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। पहले लोग स्टेज पे करते थे, बट अभी के टाइम में लोग मूवी हो गया, टीवी के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं। तो वही हमारा ड्रामा है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं जो कि है ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ड्रामा वैसे स्पेशली 4 टाइप के ज़्यादा होते हैं और इन्हीं के ऊपर अधिकतर जो कहानियाँ लिखी जाती है वो होती है। सबसे पहले होता है ट्रेजिडी, देन कॉमेडी, देन ट्रेजिडी कॉमेडी होता है और देन मेलोड्रामा होता है। इस टाइप के 4 मेनली आपके ड्रामा के फॉर्म्स होते हैं। अब इन सभी के बारे में मैं आपको नीचे बता रही हूँ कि कौन सा ड्रामा किस टाइप का होता है।
अब अगला जो हमारा पॉइंट है यानी कि अगले टॉपिक पे आपको लिखना है कि ग्रीक थिएटर क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, हर जगह का अपना कुछ अलग अलग स्टाइल होता है एक्टिंग को प्रेजेंट करने का। बाकी चीज़ें सेम होती है पर कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है। तो ग्रीक थिएटर में आपको मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं समझा रही हूँ। तो देखिए, ग्रीक जो थिएटर है वहाँ के जो परफॉर्मेंस यानी कि वहाँ के जो लोग अपने एक्टिंग को प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से लिमिटेड नंबर होता है। वो ज़्यादा एक्ट्रेस को एक तरह से इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लिमिटेड होते हैं, बट अच्छे से वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। एक तरह से वो ट्रेजेडी टाइप की जो एक्टिंग होती है यानी कहानी होती है उसको प्रेजेंट करते हैं। सम टाइम वो कॉमेडी टाइप की भी जो चीज़ें हैं उसे प्रेजेंट करते हैं। और वो जैसे पीछे के जो यानी कि पिछली जो घटनाएं होती थी यानी कि पीछे की जो एक तरह से ऐतिहासिक जो कहानी होती थी उसको वो एक तरह से अपने थिएटर में यानी कि अपने परफॉर्मेंस में एक्टिंग में वो प्रेजेंट करते थे, इस तरह की कहानियाँ। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो कि है ग्रीक जो थिएटर है, तो उसकी क्या विशेषता है यानी कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, वहाँ के जो थिएटर होते थे वो स्पेशली एक तरह से आउटडोर टाइप के उनके स्टेज जो चीज़ें होती थी उससे बनाया जाता था। और उसमें एक तरह से जो एक्टिंग की जाती थी वो एक तरह से ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया जाता था। ज़्यादा से 3 या 4 लोग ही परफॉर्मेंस जो अच्छे कर रहे हैं उनको लिया जाता था। और ये मैटर नहीं करता था कि आप कितनी बातों को बोल रहे हो, बट आपका प्ले यानी कि आपका जो रोल है वो अच्छा होना चाहिए। और एक तरह से वो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करते थे। और वो जब अपना परफॉर्मेंस करते थे यानी कि वो जब नाटक करते थे तो वो एक तरह से मुखौटों का यूज़ करते थे। जैसे आप बहुत तरह के देखते होंगे जो चेहरे पे अलग अलग टाइप के मार्क्स लगाए होते थे, इस तरह की वो एक्टिंग करते थे। और एक तरह से माना जाता है कि वहाँ की जो सबसे पहले जो एक्टिंग किए थे यानी कि नाटक के जो हीरो बोल सकते हो, तो उन्हें माना जाता है थेस्बी को। ये जो थे पहले ग्रीक के एक तरह से नाटककार माने जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से एक्टर थे पहले ग्रीक के। यानी कि ये नाटक में कुछ ज़्यादा ही लोग इनको जानते हैं। पहले सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है एक्टिंग के फील्ड में, ग्रीक थिएटर में। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है ट्रेजेडी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो देखिए, ट्रेजेडी किस टाइप का एक्टिंग होता है या किस तरह का नाटक होता है उससे आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग को जानते हैं कि ट्रेजेडी क्या होता है। अ सीरियस प्ले दैट हैज़ अ सैड एंडिंग, यानी कि ट्रेजेडी जो स्पेशली होता है उसका जो एंडिंग होता है यानी कि जब वो कहानी ख़त्म होती है तो काफ़ी दुखमयी टाइप की कहानी होती है। यानी कि उसका एंडिंग जो होता है वो एकदम दुख टाइप का होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। आपने बहुत तरह के नाटक पढ़े होंगे जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है, उनके अधिकतर जो नाटक होते हैं या प्ले होते हैं उसमें जो एंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखमय टाइप की होती है। जैसे कि आप मैकबेथ स्टोरी पढ़े होंगे, उसमें भी उसकी जो एंडिंग होती है उसमें जो हीरो होता है वो मर जाता है। आपने रोमियो और जूलियो की स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें भी जो एंडिंग होती है तो वो भी अच्छी नहीं होती, यानी कि हैप्पीली नहीं होती है। यानी कि उसमें जो हीरो है वो एक तरह से बहुत प्रॉब्लम को फेस करता है और लास्ट में वो मर जाता है। मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी वो लास्ट में उसको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती है, जो नाटक होते हैं, उसे ही ट्रेजेडी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री प्ले, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं हिस्ट्री प्ले। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि पीछे की जो कहानियाँ, यानी कि बहुत तरह के नाटक ऐसे भी लोग प्रेजेंट करते हैं जो कि पीछे की घटनाओं को दिखाती है। कुछ ऐसी सच्ची कहानी जो लोग एक तरह से अपनी आने वाली जनरेशन को दिखाना चाहते हैं या जो लोग पीछे वाली चीज़ों को जानना चाहते हैं, इस तरह के भी नाटक लिखे जाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी होती है यानी कि हिस्ट्री का जो प्ले होता है वो पूरा उसका जो विशेषता होता है वो पीछे के पास्ट की चीज़ों को लेकर होता है। सम टाइम क्या किया जाता है कि पहले के जो लोग होते थे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे वैल्यू ऐड किए हैं लोगों के जीवन में, उनसे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। तो इस तरह के कैरेक्टर को वो प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि लोगों को भी उनके बारे में पता चले और उनकी क्वालिटी वो अपने अंदर अपनाए और एक तरह से वो लाइफ में आगे बढ़े और समाज को भी कुछ अच्छा दे। यानी कि पीछे की जो कहानियों को एक तरह से नाटक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, उसे ही आप सिंपली समझ सकते हैं।
और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि शेक्सपियर ने जो लिखा है, जो कि हेनरी फोर्थ का एक नोवेल है, जो कि हिस्ट्री प्ले माना जाता है और इसे ग्रेटेस्ट प्ले भी माना जाता है। शेक्सपियर जी के द्वारा ये लिखा गया है। और वैसे आप नाटक का जब भी देखोगे तो शेक्सपियर जी का नाम तो आता ही है, तो ये इनका बहुत ही फेमस एक तरह से हिस्ट्री प्ले है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, हेनरी फोर्थ। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि है ट्रेजेडी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ट्रेजेडी जो है वो आया कहाँ से है। तो सबसे पहले ये जो ट्रेजेडी जो शब्द है ना, तो ये आपका जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रैगो, जिसका अर्थ होता है गॉट। गॉट यानी कि बकरी आप समझ सकते हो, और इसकी मीनिंग जो होती है सॉन्ग, यानी कि इस तरह से ये आया है। और ये जो ट्रेजेडी होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये पोएम के फॉर्म में भी कभी कभार होता है, और इसकी जो एंडिंग होती है, यानी कि ये जो ख़त्म होता है, ये जो ट्रेजेडी का जो प्ले होता है, तो वो अनहैप्पी होता है, हैप्पीली एंडिंग इसकी नहीं होती है। देन अगला जो हमारा पॉइंट है कि कॉमेडी जो है वो कहाँ से आई है। तो देखिए, कॉमेडी का मतलब ऐसे हम लोग समझते हैं, तो कॉमेडी मीन्स एक तरह से ये जो नाटक होता है, इसमें जो राइटर का पर्पस होता है, उन लोगों को हंसाना होता है, एक तरह से कॉमेडी को पेश करना होता है। तो ये जो शब्द है, यानी कि कॉमेडी जो है वो भी ग्रीक से आई है, जिसका मतलब होता है हंसाना लोगों को एक तरह से। और ये जो वर्ड है, एक तरह से जो ग्रीक के जो वनस्पति के देवता माने जाते थे, डियोनियस, उनसे एक तरह से जुड़ी हुई है, उनके रहस्यमय चीज़ों से जुड़ी हुई है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बट स्पेशली जो कॉमेडी है वो लोगों को हंसाने के लिए आई है, मतलब हंसाने का ही इसका पर्पस होता है वो। और ये जो वर्ड है कॉमेडी, वो ग्रीक से ही आई है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो कॉमेडी है तो उसके जनक किसे माना जाता है। तो एरिस्टोफेन जो है, इन्हीं कॉमेडी का जनक माना जाता है। सबसे पहले इन्हें ही कॉमेडी लिखने का श्रेय जो है वो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप याद रखते हो, तो इससे अगर क्वेश्चन आए कहीं से भी, तो इन सारे पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि ड्रामा आपको लिखना है 18 का, 19 का और 20 सेंचुरी में जो ड्रामा थे वो किस टाइप के थे, क्या क्या उनके फॉर्म थे, और किस तरह से, मतलब पूरा डिटेल में आपको उसको लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले आंसर में बात करेंगे कि 18 सेंचुरी में जो ड्रामा थे उसके क्या फॉर्म थे, या क्या स्टाइल थे, क्या विकास हुआ था, उन सारी चीज़ों को। तो मैं आपको शॉर्टली पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको शॉर्टली समझा रही हूँ। तो देखिए, 18 सेंचुरी में जो ड्रामा लिखे गए थे, तो वो जो चीज़ें थी उसको बहुत तरह से लोगों ने आलोचित किया था, एक तरह से बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी इस प्ले में। और ये जो थी एलिजाबेथन का जो समय था, उस समय के जो राइटर थे, उन्होंने भी एक तरह से दोनों चीज़ों को एक तरह से मिक्स कर दिया था, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है और कॉमेडी, दोनों चीज़ों को एक तरह से मिक्स कर दिया था, जिसके चलते लोगों ने एक तरह से आलोचना की थी। बिकॉज देखिए, ट्रेजेडी जो होती है वो अलग टाइप के नाटक हो गए, कॉमेडी अलग टाइप की हो गई, बट समटाइम ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते थे इस तरह के। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता था, और एक तरह से इसको बाद में बताया गया कि नहीं, ये दोनों चीज़ें जो है वो अलग है, और एक तरह से इसको कैटेगरीज करके अलग भागों में भी बांटना चाहिए, इस तरह के। बट अब जितने राइटर थे वो थोड़ा अलग अलग स्टाइल में ट्राई करते थे नाटक को लिखने का, कुछ अलग चीज़ों को ऐड करने का। बहुत तरह के फिलोसफर भी उस टाइम आए, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से खोजा। नाटक में भी एक तरह से इन सारी चीज़ों का हमें असर देखने को मिला, और एक तरह से प्रोग्रेस का टाइम भी रहा, यानी कि नाटक का भी काफ़ी हद तक इसमें विकास हुआ था। लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खोजा था इसमें, नए नए फिलोसफर, नए नए राइटर, बहुत सारे जो लोग थे वो इस समय आए भी थे। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है 19 सेंचुरी में ड्रामा जो था उनकी क्या, किस टाइप के थे, या वो क्या चीज़ों को प्रेजेंट करते थे। तो देखिए, 19 सेंचुरी में जो ड्रामा होते थे, या जो भी थिएटर में जो ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता था, तो उसका जो मेन पर्पस होता था, यानी कि जो राइटर होते थे वो एक तरह से जो यूरोपियन, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के जो मूवमेंट है, उसी चीज़ों को एक तरह से डिस्क्राइब करना उनका पर्पस होता है। तो यही सारी चीज़ों को वो दिखाते थे 19 सेंचुरी में जो थिएटर होते थे, तो वो सारी चीज़ें वो नाटक के फॉर्म में दिखाते थे ऑडियंस के सामने।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी में जो ड्रामा थे उसका एक तरह से विकास कैसे हुआ, यानी कि किस तरह से वो और आगे तक बढ़ा। तो देखिए इस टाइम के जो नाटक होते थे वो स्पेशली जो थे, अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें जो एक तरह से यूरोपियन चीज़ों को वो प्रेजेंट करते थे, यानी कि यूरोपियन की जो मूवमेंट हो गया उनके कल्चर को वो प्रेजेंट करते थे। लेकिन बाद में इसी चीज़ों में उन्होंने मेलोड्रामा और भी बहुत सारी चीज़ों को वो ऐड करने लगे और अपने नाटक में वो प्रेज़ेंट करने लगे। और साथ ही में वो बाद में इसी चीज़ों को मिक्स करते करते वो एक तरह से जो रोमांटिक चीज़ें हो गई और भी बहुत सारी चीज़ों को वो ऐड करने लगे और एक तरह से उसमें नए नई चीज़ों को ऑडियंस के सामने पेश करने लगे कि इससे भी जो है चीज़ें अच्छी हो। तो इस तरह से इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और 19th सेंचुरी के जो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो नाटककार माने जाते हैं वो है, हमारे नाम आप नोट कर सकते हैं, जो कि हेनरिक ऑब्सेंस है। ये जो थे वो 19th सेंचुरी के बहुत ज़्यादा एक तरह से ग्रेटेस्ट नाटककार माने जाते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट है जिससे आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ गाइज़, अगर आपको ये नोट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप इस नोट को ले सकते हैं और आप इजीली चीज़ों को पढ़ के आप उसको अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। देन हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं, जो कि हमारा है ड्रामा इन 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में जो ड्रामा थे इसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए 19th सेंचुरी में तो आते आते ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हो गया था। और बाद में ये जो इंग्लिश जो कलेक्शन जो नाटक है ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से और ज़्यादा फैल गया। और ये जो नाटक है बाद में जाके जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भी जो कंट्रीज़ थे वहाँ भी एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लगे। और भी अलग अलग जो कंट्री थे वो भी इन सारी चीज़ों को अपनाने लगे और कुछ तरह से वो अलग चीज़ों को प्रेजेंट करने लगे नाटक के फॉर्म में। तो इसका एक तरह से विकास और ज़्यादा होने लगा। और आर्थर मिलर को एक तरह से ये जो थे ये अमेरिका के प्ले राइटर थे और इन्हें 20th सेंचुरी में एक तरह से ग्रेटेस्ट प्ले राइटर माना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि हमारा है 20th सेंचुरी में जो भी नाटक थे तो उसकी क्या विशेषता थी उसको हम लोग जान लेते हैं। यानी कि उस टाइम यानी कि 20th सेंचुरी में जो नाटक थे तो देखिए इसके धीरे धीरे फॉर्म जो थे वो बदल रहे थे। यानी कि देखिए पहले रोमांटिक और भी बहुत सारी चीज़ों को पहले अलग टाइप से दिखाया जाता था, बट 20th सेंचुरी में आते आते नाटक के जो फॉर्म थे जो स्टाइल थे थोड़े थोड़े बदलने लगे। उनके जो टॉपिक था उनका जो थीम था वो सारे बदलने लगे। जैसे कि बाद में पॉलिटिकल चीज़ों पर वो एक तरह से नाटक को प्रेजेंट करते थे, यानी कि भारत की राजनीति क्या है उसको वो दिखाने लगे थे। जो वर्कर इशू होते हैं, यानी कि पहले आप देखते होंगे कि जैसे वर्कर होते थे उनकी प्रॉब्लम को, उनके एक तरह से हार्ड वर्क को चीज़ों को दिखाया जाता था। उस टाइम फिलोसफर जो चीज़ें थी यानी कि दार्शनिक जो चीज़ें खोजते थे उनको भी एक तरह से दिखाया जाता था। ह्यूमन यानी कि जो लोगों के जीवन से जुड़ी जो चीज़ें होती थी उसको एक तरह से दिखाया जाता था। जो एक तरह से सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसे दिखाया जाता था। उपनिवेशकार जो थे यानी किस तरह से देशों को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था उन सारी चीज़ों को वो एक तरह से दिखाते थे। यानी कि एक अच्छे विषय को वो यूज़ करने लगे थे 20th सेंचुरी में आते आते नाटक के फॉर्म में, जिससे लोगों को भी अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी राजनीतिक इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें भी नॉलेज हो। तो इस तरह के वो टॉपिक को यूज़ करने लगे थे 20th सेंचुरी में आते आते। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि 3 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइटर आर्थर मिलर। अभी मैंने बताया कि ये अमेरिकन राइटर थे तो इन्हीं के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो अब हम आंसर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी आप राइटर के बारे में लिखे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन उनका यूज़ करना चाहिए, इससे आपका जो राइटिंग है वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो राइटर है इनका पूरा नाम है आर्थर अशर मिलन, ठीक है। तो ये जो थे वो अमेरिकन राइटर थे, प्ले राइटर थे, ये निबंधकार थे, स्क्रीन राइटर थे 20th सेंचुरी, ये एक तरह से
थिएटर राइटर थे, यानी कि बहुत ही ऊंचे लेवल के ये राइटर थे। और इनका कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क है, जो प्ले है, वो कौन कौन से हैं उसे भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे ऑल माई सन, दैट ऑफ सैलमन, द क्रूसिबल एंड अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। इस तरह के इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क दिए गए हैं जिसको आप नोट आउट कर सकते हैं जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है, जो इनके लिए लोग इनको जानते हैं, वो है मिस फिट्स। ये इनका एक बहुत ही फेमस वर्क। इस तरह के आप पॉइंट को इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसे तो आपको याद करना पड़ेगा कि इन्होंने कौन से प्राइज़ को कब मिला है इनको, बिकॉज़ ये बहुत ऊंचे लेवल के एक तरह से राइटर थे, तो इनको बहुत तरह के प्राइज़ भी मिले हैं। तो आप इनके प्राइज़ को भी इनकी जब लाइफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑल माई सन, यानी कि ये जो हमारा प्ले है ऑल माई सन, तो इसका जो टाइटल दिया गया है वो क्या सही है, उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। तो हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्टोरी है मैं आपको स्क्रॉल करते करते शॉर्टली बताऊंगी, नहीं तो ये पूरा अगर रीड करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट स्टोरी क्या है इसमें, और ये जो टाइटल दिया गया है ऑल माई सन, ये क्यों दिया गया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, ये जो हमारा एक्ट है, यानी कि ये जो प्ले है या फिर ड्रामा है, तो ये एक 3 एक्ट का प्ले है, छोटा सा है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और इससे रिटन यानी कि इसे लिखा गया था 1946 में, आर्थर मिलन जी के द्वारा इसे लिखा गया था। और अब स्टोरी को हम लोग शॉर्टली समझते हैं, नहीं तो अगर हमें स्टोरी नहीं पता होगी तो फिर हम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, ये जो हमारा प्ले है, तो इसमें एक मेन बिजनेसमैन होते हैं जो कि जॉय किलर होते हैं। और ये जो होते हैं, इनके 2 बेटे होते हैं, इनकी वाइफ होती है। बट देखिए, अब स्टोरी क्या होती है कि ये जो होते हैं वो अपनी मेहनत से एक बिज़नेस को तो क्रिएट कर लेते हैं। बट क्या होता है कि जो कहानी है, यानी कि ये जो प्ले दिया गया है, इसमें इनके एक बेटे जो होते हैं, ये जो स्टोरी है आपकी, ये वर्ल्ड वार जब चल रहा था सेकेंड, उस टाइम की स्टोरी है। और उस टाइम इनके जो बेटे होते हैं बड़े, तो वो जो कि क्रिस किलर होते हैं, वो जो एक पायलट होते हैं, और युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को सब कोई मान लेता है, इस बात को, लेकिन उनकी जो माँ होती है वो नहीं मानती हैं। और यही चीज़ उन्हें उम्मीद होती है कि उनका जो बेटा है वो एक तरह से मरा नहीं है और वो जिंदा है, और इसी उम्मीद में वो जिंदा रहती हैं कि उनका बेटा जो है वो आएगा। बट सबको पता है कि उनका बेटा जो है मर गया है, और इस तरह से उनकी लाइफ कटती है। अब हम लोग थोड़ा सा मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि देखिए, ये जो स्टोरी है एक तरह से गिल्ट को दिखाती है। गिल्ट का कहने का मतलब कि इसमें जॉय किलर जो होते हैं वो एक तरह से गिल्टी होते हैं, यानी कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टाइम, यानी कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था, जब युद्ध का समय चल रहा था, तो उस टाइम एक प्लेन में एक दुर्घटना होती है जिसमें 21 पायलट होते हैं, और वो 21 पायलट जो होते हैं वो उस प्लेन की दुर्घटना में मर जाते हैं। और इसका जो जिम्मेदारी है, यानी कि उसमें कुछ ऐसे पार्ट को यूज़ किया जाता है प्लेन में जो कि एक तरह से वर्क नहीं करते, यानी कि डिफ़ॉल्ट पार्ट होते हैं, और उसको यूज़ किया जाता है, जिसके चलते प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है, और उसमें के जो पायलट होते हैं वो मर जाते हैं। और इस चीज़ की जिम्मेदारी जो इसमें के जो मेन कैरेक्टर है जॉय किलर, वो नहीं लेते हैं, और इसका इल्ज़ाम वो किसी और पे दे देते हैं। और इस तरह से वो जो पर्सन होता है वो तो जेल चला जाता है, और ये लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। पर लास्ट में क्या पॉइंट होता है कि ये जो जॉय किलर के जो बेटे हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो लास्ट में बोलती है कि मुझे एक लेटर मिला हुआ है। मैं आपको स्टोरी शॉर्टली बता रही हूँ। तो इसमें वो बोलती हैं कि मुझे एक लेटर, क्योंकि वो जो है अब छोटे बेटे से प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। बट उनकी फैमिली इस चीज़ को स्टार्टिंग में नहीं मानती है, बट बाद में वो मानती है। तो वहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि वो जो है, उनकी माँ जो झूठे विश्वास में है कि उनका बड़ा बेटा जो है वो ज़िंदा है और वो वापस आएगा, तो वो उसी विश्वास को तोड़ने के लिए, या फिर एक तरह से उनके इस कन्फ्यूज़न को
दूर करने के लिए वो जो एनी है वो एक लेटर लाती है और वो सबको दिखाती है कि ये लेटर आप लोग पढ़िए और देखिए कि आपका जो बड़ा बेटा है वो वापस नहीं आएगा। और इस तरह की स्टोरी होती है तो लोग सच में पढ़ते हैं तो उसमें जो लेटर रहता है, लास्ट का ये सीन मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि लास्ट एक्ट का ये सीन है। इस लेटर में लिखा रहता है कि जो उनके बड़े बेटे हैं जॉय किलर के, तो वो क्या है कि उनको पता चल गया था कि ये जो प्लेन में ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो उनके पिता के चलते ही हुई थी, कि उन्होंने कुछ पैसों के लिए उस प्लेन में उस डिफ़ॉल्ट जो पार्ट है उसको लगाया था, जिसके चलते वो प्लेन क्रैश कर गया था और उसमें के जो 21 जवान थे वो मर गए। और इसी गिल्ट में उनका बेटा तो मरा नहीं, लेकिन बाद में उसने खुद को सुसाइड कर लिया। और जब इस बात को जो इसमें के मेन कैरेक्टर है यानी कि जॉय किल्लो को पता चलता है कि उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार या फिर उस पायलट जितने भी थे वो जो मरे थे, तो उनका सभी का जिम्मेदारी उन्हीं की है, यानी कि उनकी गलती के चलते इतने जो पायलट है या फिर जो भी सिचुएशन होता है सब उनके चलते क्रिएट होता है। और इस गिल्ट में वो खुद को एक तरह से मार लेते हैं गोली से, यानी कि खुद को सुसाइड कर लेते हैं। ये जो कहानी है यानी कि ये जो प्ले है एक गिल्ट को दिखाती है कि किस तरह से लोग कुछ पैसों के लिए मतलब अपने देश को भी बेच देते हैं। इस तरह के सिचुएशन हमारे समाज में हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि ये जो गिल्ट है जब इंसान को रियल में हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, किस हद तक वो गिर जाता है। और इसी चीज़ को जॉय किलर के थ्रू यहाँ पर प्ले में दिखाया जाता है। तो देखिए यही स्टोरी है, मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली समझाया, नहीं तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होती। तो देख अब मैं आपको इसको स्लो करके मूव कर रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो स्टोरी है, स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, बट ये जो नाम दिया गया है यानी कि ये जो ऑल माई सन का जो नाम दिया गया है तो वो टाइटल इसीलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने लास्ट में जब ये जॉय किलर खुद को सुसाइड करते हैं तो वो बोलते हैं कि उसमें जितने भी पायलट मरे हैं वो सभी मेरे बेटे हैं, इसलिए इस चीज़ को नाम दिया गया, यानी कि इसलिए इस प्ले को नाम दिया गया है ऑल माई सन। आप इसको देख लीजिए, मैं आपको शॉर्टली जो स्टोरी इसमें थी उसको मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज आपको लिखने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, राइट द शॉर्ट नोट अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑल माई सन, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है जो ऑल माई सन के जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में। तो अभी मैंने आपको जो स्टोरी समझाई तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आप कौन कौन से पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारे जो ऑल माई सन के जो मेन कैरेक्टर है जॉय किलर, जो कि इसमें के मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, तो सबसे पहले आप पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। चाहे आप किसी का भी कैरेक्टर लिखें तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जॉय किल्लो का जो पर्सनैलिटी है तो वो तो एक मेन कैरेक्टर है इस प्ले में, और साथ में वो बिजनेसमैन है, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे है, उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी अपने बिजनेस को डेवलप किया है। बट उनके अंदर एक कुछ कमी है, जैसे कि बड़े लोग जब कुछ ज़्यादा एक तरह से अमीर हो जाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो एक तरह से उनके अंदर एक तरह से कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। तभी तो प्लेन में उन्होंने उस पार्ट को यूज़ किया जो एक तरह से काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते 21 पायलट की जान चली जाती है। तो इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी है, मतलब इन सारे पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप इनकी पर्सनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं कि ये मतलब किस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी, यानी कि ये देखने में कैसे हैं या फिर इनका एक तरह से क्या इनका बिहेवियर वगैरह जो भी है। तो देखिए ये जो थे वो एक बिजनेसमैन थे और ये 60 साल के एक तरह से इनका एज होता है, और ये एक तरह से फर्स्ट एक्ट में इनको दिखाया जाता है, इनकी वाइफ होती है, एक तरह से ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि इनको ज़्यादा एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, बट फिर भी इन्होंने अपने मेहनत से एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बने थे अपने कास्ट के या फिर अपने सिटी के बोल सकते हैं या फिर अपने रिलेशन के एक बहुत ही अमीर इंसान बने थे। और इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी को आप दिखा सकते हो, एक तरह से अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, इस तरह से आप इन सब पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं।
अगले पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हैं कि जॉय किलर जो है वो एक अच्छे बिजनेसमैन है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत से एक अच्छा बिजनेस क्रिएट किया था। अपने पड़ोस में या फिर अपने इलाके के बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल पर्सन थे। इस तरह के पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगले पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हैं कि ये जो थे जॉय किलर एक अच्छे फादर थे। अच्छे फादर इसलिए थे क्योंकि स्टोरी आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि जॉय किलर जो थे अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। और लास्ट में जब उन्हें पता चलता है कि उनके बड़े बेटे की मौत का कारण वो खुद ही हैं, और साथ में उनके चलते बाकी जो सैनिक थे यानी कि जो बाकी जो पायलट थे जो उस प्लेन में मर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी इन्हीं की थी, इन्हीं के चलते वो मरते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से एनालाइज करके वो एक तरह से खुद को बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि वो अपने बेटे के मतलब अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस तरह से आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, गिल्टी पर्सनैलिटी। तो ये जो जॉय किलर थे वो एक अच्छे पर्सनैलिटी के साथ जॉय किलर जो थे वो एक गिल्टी पर्सनैलिटी भी थी। क्योंकि देखिए, इंसान की लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए लेकिन एक तरह से सुसाइड इंसान को नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी उनके अंदर इतना गिल्ट भर जाता है अपने बेटे की मौत को लेकर कि उनके चलते उनका बेटा मर जाता। और वर्ल्ड वार के समय जो प्लेन में जो क्रैश होता है या फिर उसमें जो पायलट मरते हैं वो सभी उनके कारण होता है। तो इससे वो खुद को इतना ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि वो लास्ट में खुद को मार देते हैं, यानी कि खुद को ही सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी दिखाती है कि वो एक तरह से गिल्टी पर्सनैलिटी है। तो इस तरह से आप पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारा नाटक है यानी कि ये जो प्ले है, तो ये एक तरह से ट्रेजेडी टाइप का प्ले है। क्योंकि इसका जो एंडिंग होता है वो काफ़ी दुख टाइप का होता है, हैप्पीली एंडिंग इसका नहीं होता है। क्योंकि इसका जो मेन ही कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट जो कैरेक्टर है, वही मर जाता है स्टोरी के एंड में। तो इन सभी पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं जब भी अगर आपको इनका पर्सनैलिटी लिखने को आए जॉय किलर का, तो आप इन सभी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ और भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द सेंट्रल इशू प्रोजेक्टेड बाय मोहन राकेश इन द प्ले हाफवे हाउस। तो ये भी नाटक आपका सिलेबस में दिया गया है, जो अभी मैंने आपको बताया ऊपर में। तो ये भी आपका जो नाटक है यानी कि ये जो प्ले है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या एक तरह से सेंट्रल इशू जो है राइटर ने दिखाया है इस प्ले में, तो उसे आपको करना है इसमें। यानी कि अब इस कहानी को हम लोग समझेंगे नीचे, पर उससे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले राइटर जो थे मोहन राकेश जो थे, इनका इंट्रोडक्शन आप करेंगे तो सबसे पहले आप इनके बारे में लिखिएगा। तो ये जो थे ये मॉडर्न यानी कि हिंदी, एक तरह से हिंदी प्ले लिखते थे। ये जो हमारे राइटर है मोहन राकेश जी जो थे, तो इन्हें आषाढ़ का एक दिन जो है इसके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसे रिटर्न किया गया था यानी कि इसको लिखा गया था 1958 में। एक तरह से ये जो थे काफ़ी पॉपुलर थे अपने टाइम में नाटक के लिए। एक तरह से समाज की जो प्रॉब्लम थी, जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों के जो प्रॉब्लम है, जो इशू चल रहा था, उसको लेकर ये लिखते थे। और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, संगीत नाटक अकेडमी से इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। ये किस टाइप की राइटिंग करते थे, तो ये देखिए एक तरह से नोवेल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये भी राइटिंग करते थे, क्रिटिज़म यानी कि आलोचना से संबंधित, सब मेमोरी से रिलेटेड, ड्रामा हो गया, और भी बहुत टाइप की ये राइटिंग करते थे। और इनको लास्ट में यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि इनको एक तरह से संगीत नाटक एकेडमी मिला था, जो कि 1968 में मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं मोहन राकेश से। तो इस नाटक से यानी कि हाफ वे हाउस से लेकर आपको एक तो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप अगर इस सब पॉइंट को कर लेते हैं तो राइटर के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप इन सभी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपने आंसर पे आते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आंसर के थ्रू। तो देखिए ये जो कहानी है यानी कि हाफ वे हाउस, इसका जो हिंदी में इस कहानी को लिखा गया था तो उसका नाम था आधे अधूरे। ये कहानी का शीर्षक था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाद में। तो देखिए ये जो कहानी है इसको भी मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ, और इसके मेन जो इशू क्या थे उसको भी मैं आपको इजीली समझा दे रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारा प्ले है यानी कि ये जो नाटक है, इसमें एक तरह से मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है सावित्री।
और वो अपने घर को चलाती है या वहाँ से जॉब करके जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो कहानी है इसमें एक परिवार के लोगों के भावनाओं को दिखाया गया है कि किस तरह से एक परिवार में जब एक तरह से नियम कानून नहीं होता है तो वो परिवार एक तरह से सही से नहीं चलता है और वो टूट जाता है। एक तरह से यहाँ पर हताशा यानी कि उदासी को दिखाई गई है कि लोग जो है एक तरह से अभी की जो सिचुएशन है यानी से ये बहुत टाइम से चल रही है कि लोग जो है एक तरह से खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से लेकर। उन्हें और से और ज़्यादा चीज़ें पसंद होती है यानी कि अभी के टाइम में आप देख लो इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं लोगों की लाइफ में कि उन्हें एक चीज़ को चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी चीज़ को दिखाई गई है एक तरह से लोगों के अंदर क्या खालीपन है, एक फैमिली की क्या सिचुएशन होती है। एक अच्छी सी फैमिली है पर उसके लोग यानी कि उस परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी सभी की सोचने की मानसिक स्थिति अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाई गई है यानी कि समाज से लेकर एक चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसी आंसर के अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं जो कि टाइटल है यानी कि ये जो प्ले लिखा गया है हाफ वे हाउस, तो इसका जो एक तरह से शिष्य है वो किस तरह से डिफाइन किया जाए। तो देखिए ये जो है एक तरह से मोहन राकेश जी जो है उन्होंने इसमें दिखाया है एक परिवार के एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को दिखाया गया है कि मतलब परिवार के जो लोग हैं किस तरह से एक तरह से बिखर जाता है उनका परिवार। सभी लोग जो थे अपने मन का करते हैं और एक तरह से ये चीज़ें जो है परिवार को तोड़ देती है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ को यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर एक परिवार की कंडीशन को दिखाई गई है। उनके अंदर एक खालीपन है उसको दिखाई गई है। एक लेडी है जिसका नाम है सावित्री, तो उनकी सिचुएशन को दिखाई गई है। अब देखिए इसमें जो सावित्री का कैरेक्टर दिया गया है वो एक तरह से खालीपन टाइप का दिया है यानी कि इतने लोग साथ में यानी कि एक परिवार साथ में है पर फिर भी किसी के अंदर एक लगाव नहीं है, मतलब एक अधूरापन है। सब साथ रहकर भी लगता है जैसे कि वो अधूरे हैं। तो एक फैमिली के बहुत सारे सदस्यों के कैरेक्टर को यानी कि उनके सिचुएशन को, उनके फीलिंग को, उनके आधे अधूरेपन को दिखाया गया है इस कहानी में या इस प्ले में। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ये जो प्ले है इसका थीम क्या है, यानी कि इसमें जो स्टोरी दी गई है तो वो किस थीम पे राइटर ने प्रेजेंट की है। तो देखिए मोहन राकेश जो है उन्होंने इस कहानी में यानी कि इस प्ले में जो थीम यूज़ किया है तो सोसाइटी के प्रॉब्लम को दिखाया है कि एक परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तरह से एक जो लेडी है यानी कि जो सावित्री हैं तो उनके अंदर मतलब एक तरह सेक्स का जो डिज़ायर होता है और भी जो वायलेंस यानी कि जो एक तरह हिंसा की जो चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। फ्रस्ट्रेशन हो गया और जनरेशन के बीच में किस तरह से गैप होता है यानी कि एक छोटा बच्चा जो है और एक बड़े लोगों के अंदर जो सोच होती है वो किस तरह से अलग होती है। इन सारी चीज़ों को एक तरह से इसमें थीम के रूप में यूज़ किया गया है। अब देखिए कहानी जो है सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है इसमें दिखाई गई है। सब जो परिवार के सदस्य रहते तो साथ में है पर फिर भी किसी को किसी से कोई लेना नहीं है। सब अपनी लाइफ में बिजी है, ये जो जिसको जो मन है वो करते हैं। अब ये कहानी एक तरह से पूरी आधे अधूरेपन को ही दिखाती है। तो इस तरह से इसका थीम दिया गया है। और अभी के टाइम में भी आप परिवार को देखोगे तो अभी के टाइम में भी अभी तो बड़ा परिवार होता ही नहीं है, सबको छोटा परिवार चाहिए यानी कि एक तरह से ज़्यादा जो संयुक्त पहले का जो परिवार होता था और अभी में आप देखोगे बहुत अंदर है। बिकॉज सब कोई अपनी लाइफ को एक तरह से आज़ादी से जीना चाहता था। कोई नहीं चाहता कि किसी की लाइफ में एक तरह से रोक टोक हो, कोई कुछ बोले कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पसंद है। तो एक तरह से अभी जो जनरेशन है वो एक तरह से चेंज हो रही है और वहाँ की जो थिंकिंग यानी कि लोगों की जो सोच है वो भी बदल रही है। तो इन सारी यानी कि एक बदलाव को दिखाई गई है इस कहानी में। अब आप इसी पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले में। तो यानी कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर को राइटर ने प्रेजेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग ये पूरी कहानी को उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो देखिए ये जो कहानी है यानी कि ये जो प्ले है इसमें जो राइटर है उन्होंने जो एक फैमिली के कंडीशन को दिखाया जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इस परिवार में 5 जो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर या फिर मेंबर आप बोल सकते हो जो होते हैं, जो कि एक तरह से इनके हस्बैंड होते हैं महेंद्र नाथ यानी कि सावित्री के पति होते हैं। इनकी वाइफ जो होती है सावित्री, इनकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है बिन्नी और इनके जो बेटे होते हैं
अशोक और इनकी जो छोटी बेटी होती है यानी कि यंगेस्ट जो इनकी डॉटर होती है वो किन्नी होती है। तो इनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी को बनाई गई यानी कि प्ले को लिखा गया। अब इन्हीं के सिचुएशन को दिखाई गई है और इसमें और 3 कैरेक्टर है जो कि 3 अदर पर्सन होते हैं जिनसे सावित्री का रिलेशनशिप होता है। अगर आप पूरा डीपली कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जस्ट ऊपर की जो कैरेक्टर अगर आप लिखते हो कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं तो इन पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो। मेन आपका 5 ही इसमें कैरेक्टर दिया गया है, तो इस तरह से है, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। तो इसमें आपको करना है, ये भी आपका इसी हाफ वे हाउस यानी कि जो प्ले है उसी में से लिया गया है कि हाफ वे हाउस एंड एट द सेम पॉइंट वेयर इट बिगिन कॉमेंट, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि ये जो हाफ वे जो हाउस जो प्ले है तो वो जो शुरू होता है और उसका एंड भी जो होता है सेम जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये ख़त्म होता है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो अधूरेपन से शुरू होता है और इसका जो एंडिंग भी होता है वो अधूरेपन से ही होता है। तो उसी को आपको एक तरह से पॉइंट आउट करके उसको लिखना है कि ये क्या रियल है, जो भी चीज़ है उसको आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि ये मोहन राकेश जी का प्ले है वो किस टाइप का है। सोसाइटी को दिखाई गई है इसमें एक तरह से लव को, एक तरह से लव की जो कमी यानी कि प्यार की कमी के चलते एक तरह से सावित्री किस तरह से भटक जाती हैं, जो भी चीज़ें इसमें सेक्सुअल डिजायर को भी दिखाई गई है, एक तरह से हिंसा को दिखाई गई है, जनरेशन के बीच जो गैप है और एक तरह से उनके बीच में क्या एक तरह से चेंजिंग है, उन सारी चीज़ों को दिखाई गई है। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब आंसर के मेन पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो कहानी है यानी कि ये जो प्ले है वो शुरू जहाँ से होता है वहीं पर ख़त्म क्यों हो जाता है। तो देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है वो क्यों पूछा गया है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो कहानी है यानी कि ये जो प्ले है तो ये इसलिए बोला गया है, अब मैं आपको शॉर्टली दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। तो देखिए ये जो हमारा प्ले है वो ख़त्म होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो सब कोई एक तरह से घर को छोड़कर वो एक तरह से अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है और एक तरह से सोसाइटी के इसी चीज़ को दिखाई गई है कि हर कोई अपने मन का करना चाहता है और इसीलिए हर कोई एक तरह से अपने आप को खोजता है। आधे अधूरे का ही उन्हें एहसास होता है, पूरा उन्हें एहसास एक तरह से खुद वो पूरे हैं वो उस चीज़ का एहसास उन्हें नहीं होता है। वो खुद को एक तरह से अकेला फील करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए वो एक तरह से इस कहानी में अकेलेपन को भी दिखाई गई है जिसके चलते लोग पता नहीं कितनी मतलब कुछ बुरी चीज़ें करते हैं तो कुछ अच्छी करते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें दिखाई गई है। अब जो पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया है उस पॉइंट को ही उसी हिसाब से यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और बाकी यही सब चीज़ें है कि इसमें एक तरह से खालीपन को दिखाई गई है, एक तरह से समाज में क्या कमी है और किस तरह से एक परिवार जो है वो संयुक्त परिवार किस तरह से टूट जाता है और लास्ट में जो एंडिंग है यानी कि सब कोई घर छोड़ के यहाँ वहाँ भटकता है बट बाद में लास्ट में वो फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से वही चीज़ें उनकी लाइफ में शुरू हो जाती है। यानी कि जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं पर ये कहानी आकर ख़त्म हो जाती है। यानी कि आप इसको पूरा भी नहीं बोल सकते हो और इसको आप आधा भी नहीं बोल सकते हो, इस तरह की ये कहानी है। यानी कि समाज के जो लोग हैं उनके बीच में जो अभी का जो खालीपन है, जो तनाव है, जो दुख है, जो एक तरह से अकेलापन है और जिसके चलते वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरह से राइटर ने इस प्ले में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि गिव इन ब्रीफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन नुगुरु लाइफ एंड कैरियर। तो नुगुरु जो थे वो एक अफ्रीकन बहुत ही फेमस राइटर है, तो इन्हीं की लाइफ से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कैरियर से रिलेटेड आपको इनकी बातों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये जो राइटर थे तो इनका रियल जो नाम दिया है यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा, जेम्स थियोंगो नुगुई। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा हुआ तो उसके लिए सॉरी। और इनका जन्म जो है वो 5 जनवरी 1938 को हुआ था, लिम्बरू केनिया में हुआ था और ये एक अफ्रीकन राइटर है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन के राइटर थे। ये एक तरह से नोवेलिस्ट भी है, ये काफ़ी पॉपुलर है। जो कि इनकी राइटिंग है विप नॉट चाइल्ड जो कि 1964 में इसे पब्लिश किया गया था और ये इनका जो एक तरह से इन्होंने इंग्लिश वर्क में भी काफ़ी अपना योगदान दिया गया। स्टार्टिंग में ये इंग्लिश में करते थे अपनी जो राइटिंग थी बट बाद में ये अपने नेटिव लैंग्वेज में इन्होंने लिखना शुरू किया था
और इनका कुछ और इम्पॉर्टेंट जो इनका वर्क है जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने ही मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ये राइटिंग करेंगे और एक तरह से अपने देश से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं यानी कि जो इशू है उससे रिलेटेड वो राइटिंग करेंगे। और इसे एक तरह से प्रेरित होकर इन्होंने लिखा जो क्योंकि दे-दन कीमती जो एक बहुत ही फेमस इनका एक तरह से नाटक है उसे इन्होंने लिखा और इसके चलते लोग इन्हें जानते भी हैं। तो इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, और इन पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। अब इनके कैरियर के पॉइंट को भी हम लोग नोट आउट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो थे वो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने लिटरेरी के क्षेत्र में यानी कि इंग्लिश लिटरेरी में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपना वर्क किया। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि नेरोबी जो केनिया है जो कि अफ्रीका में है, तो वहाँ पर एक तरह से विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी एक तरह से काम किए। नॉर्थ वेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी एक तरह से लेक्चरर्स या फिर एक प्रोफेसर या फिर एक अच्छे पद पर ये एक तरह से अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। यूएस में इन्होंने 1972 से लेकर 1977 तक इन्होंने एक तरह से सीनियर लेक्चर के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया और एक कैरियर एक तरह से बहुत अच्छा था। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि एक तरह से अपने नेटिंग यानी कि खुद के जो उनकी जो मातृभाषा है उसमें वो राइटिंग करेंगे, जो संस्कृति है यानी कि उनकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड वो लिखेंगे और उस पर उन्होंने राइटिंग शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, तो इसमें आपको करना है कि कमेंट ऑन कैरेक्टराइजेशन इन द ट्रायल ऑफ देदान कीमती। तो ये जो हमारा प्ले दिया गया है जो कि हमारा लास्ट ये हमारा सिलेबस में यानी कि लास्ट ब्लॉग में दिया गया है, द ट्रायल ऑफ देदान कीमती पे आपको एक तरह से उनके कैरेक्टर यानी कि उनकी विशेषता के ऊपर आपको एक तरह से टिप्पणी करना है। अब हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है तो इसके आंसर, तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आंसर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो स्टोरी है यानी कि जो प्ले है वो किस टॉपिक पे है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो हमारा प्ले है यानी कि जो नाटक है तो इसमें ये जो देदान कीमती जो है इनको मेन लीड में रखा गया है और एक तरह से इनके ही पूरे इर्द गिर्द पूरी जो नाटक है वो घूमती है। कहानी ये है कि इसमें ये जो हो तो देखिए ये जो होते हैं वो एक तरह से स्वतंत्रता संग्रामी होते हैं यानी कि ये अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करते हैं, इन्हीं के ऊपर कहानी दी गई है। यानी कि इनको अब इस नाटक में दिखाया जाता है कि इनको इतनी पीड़ा दी जाती है, इतने कष्ट दिए जाते हैं, फिर भी ये अपने देश को नहीं छोड़ते हैं। यानी कि इन्हें चाहिए कि मेरा देश जो है वो आज़ाद हो। यानी कि इसमें दो सिचुएशन को दिखाया गया है राइटर के थ्रू। एक तो पहले यानी कि अफ्रीका की कहानी इसमें बताई गई है कि अफ्रीका में जब ब्रिटिश लोग नहीं थे तब उनकी क्या सिचुएशन थी, यानी कि उनका लाइफ कितना अच्छा था। और बाद में एक सिचुएशन दिखाई गई है जब उन्होंने एक तरह से पूरे उनके पॉलिटिकल या फिर उनकी जो भी चीज़ें हैं उस पर एक तरह से कब्जा करना शुरू किया, तो उस टाइम के सिचुएशन को दिखाई गई है। और ये जो हमारे इसमें जो कैरेक्टर को एक तरह से प्रेजेंट किया है राइटर ने, एक तरह से इसमें लीड एक्टिंग मतलब कि उन्होंने यानी कि वो अपने देश की लड़ाई के लिए बहुत एक तरह से उन्हें प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, बट फिर भी वो अपने देश के लिए एक तरह से आज़ादी के लिए वो लड़ाई करते हैं, एक तरह से टीम को बनाते हैं और बहुत योगदान देते हैं। तो उन्हीं के ऊपर इस कहानी को ली गई है। तो देखिए ये तो रहा इनका एक शॉर्ट एक तरह से जो कहानी में बताई गई है वो मैंने बताया, बट इसमें कहानी भी कुछ अलग है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये भी एक तरह से एक नाटक है जिसको नाटक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी कि देदान जो कीमती है, इन्हें एक तरह से अदालत में पेश किया जाता है और कष्ट दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि तुमने जो गलती नहीं की है उसे भी तुम एक्सेप्ट करो और एक तरह से गिल्टी रहो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और यही तुम्हारे लिए सही होगा, पर फिर भी वो नहीं मानते। और इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में, यानी कि जब इंडिया पे ब्रिटिश लोगों ने जब कब्जा किया था तो आप उस टाइम के सिचुएशन को देख सकते हैं कि उस टाइम कितने ऐसे जो महान लोग आए जिन्होंने अपना कितना
योगदान दिया देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो सेम ये जो अफ्रीका में हुआ था, उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, जिसके चलते जो उनका देश था यानी कि अफ्रीका जो था वो आज़ाद हुआ। और उसी में से एक जो थे देदान कीमती जो थे, इन्हें एक बहुत ही महान नेता माना जाता है अफ्रीका में। उनकी आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया, तो इसलिए तो इसमें यही कहानी इसमें बताई गई है। और इसमें कुछ बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ी, अपने देश को एक तरह से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या एक तरह से बलिदान दिए, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। अब मैंने आपको स्टोरी शॉर्टली समझाई कि इसमें क्या दिया गया है और क्या नहीं है। अब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको और डीपली पता चलेगी ये चीज़ों के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि अगला जो पॉइंट है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि है देदान कीमती जो थे वो एक रियल हीरो थे। रियल हीरो क्यों थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक तरह से अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, यानी कि वो अपने को एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरे समाज के लिए यानी कि अफ्रीका के जितने लोग थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई को लड़ी। और उसके लिए उन्हें कितना स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, कितने ब्रिटिश से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, पर फिर भी वो एक तरह से हार नहीं मानते हैं और अपने देश को एक तरह से आज़ादी दिलाने के लिए वो हर कोशिश करते हैं। जो हमारे देश में यानी कि भारत में जो महान लोग थे, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, फिर भगत सिंह हो गए, और भी जो पता नहीं कितने सारे जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे और अपना कितना उन्होंने योगदान दिया भी चीज़ों को, तो इस तरह से इन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत एक तरह से लड़ाई लड़ी, तो इसलिए इन्हें एक रियल हीरो कहा जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, जिसे आप ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में, जो कि है देदान कीमती जो थे वो एक ग्रेट लीडर भी थे, यानी कि एक महान नेता भी थे। और वो किस लिए? क्योंकि अगर आप स्टोरी पढ़ोगे इसमें का जो नाटक है उसमें एक तरह से तो वो जो थे जिस सेना को उन्होंने संगठित किया था, तो उसके वो मेन एक तरह से लीडर होते हैं और उसको सही से वो मेंटेन करते हैं, और इसके बदले उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, बट फिर भी वो एक तरह से उस चीज़ को मैनेज करना जानते हैं और इस तरह से वो फाइट करते हैं और एक तरह से उन्हें जीत भी मिलती है। और वो किसके खिलाफ फाइट करते हैं? तो ब्रिटिश जो कॉलोनियन थे, जो उपनिवेशकार थे, उनके खिलाफ एक तरह से वो युद्ध करते हैं या उनका एक तरह से विद्रोह करते हैं। तो इस पॉइंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो थे देदान कीमती जो थे वो एक तरह से ग्रेट लीडर थे, उनके अंदर ये क्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है प्ले में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस बुक से लेकर। वाई अफ्रीका इज़ कॉल्ड द डार्क कंटिनेंस, यानी कि देखिए अफ्रीका जो है उसे काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है? ये भी आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन को दिया गया है, तो उसे क्यों कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका को क्यों कहा जाता है काला महाद्वीप, उससे आपको लिखना है। नाउ हम अब आंसर पे बात कर लेते हैं कि अफ्रीका को क्यों कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि ये जो अफ्रीका है इसे डार्क कंटिनेंट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है यानी कि डार्क कंटिनेंट जो दिया है वेल जर्नलिस्ट और हेनरी मॉर्टन स्टेलिंग के द्वारा ये नाम दिया जाता है अफ्रीका को, जो कि एक जर्नलिस्ट होते हैं। और ये जो है ये नाम ये लोग इसलिए देते हैं अफ्रीका को बिकॉज इन द स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं पता था कि अफ्रीका जो थी सबके लिए एक तरह से वहाँ के जो कल्चर हो गया या फिर वहाँ के जो लैंडस्केप या फिर वहाँ की जो द्वीप हो गए, बहुत लोगों के लिए अनजान था, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए इसको एक तरह से मिस्टीरियस चीज़ों में भी काउंट किया जाता है। और 19th सेंचुरी तक लोगों को कुछ भी नहीं पता था अफ्रीका के बारे में, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए ये नाम दिया गया था अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लिख सकते हैं अफ्रीका से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट क्यों कहा जाता है। अब रीज़न हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अफ्रीका जो है वो एक तरह से आपको पता होगा बहुत ही घना जंगल है, तो इसलिए जैसे कि इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ है या फिर बहुत ही घना जंगल है, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेक ऐसे हैं आप देखोगे, बहुत ही गहरी टाइप की झीलें हैं या फिर हमेशा बहने वाली नदियाँ है,
कुछ ऐसे फैक्ट या फिर जो डिजीज़ यानी कि रेगिस्तान है, जिसके चलते इसे एक तरह से लोगों को जानना एक बहुत ही चुनौती का काम था, बहुत ही मुश्किल था। इसे रहस्यमय प्लेस मानते थे क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता था। अब इतनी प्रॉब्लम को फेस करके कौन जाना चाहेगा? अभी तो इतने सारे टेक्निक हो गए हैं जिसके थ्रू लोग जाना पसंद करते हैं। एक तरह से एडवेंचर चीज़ें हो गई है, बट पहले ये सब चीज़ें एक तरह से रहस्यमयी थी। बहुत ज़्यादा लोगों को संघर्ष करना पड़ा था इसको जानने के लिए, यानी कि अफ्रीका के चीज़ों यानी कि वहाँ की संस्कृति को जानने के लिए लोगों को एक तरह से बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। बहुत सारे एक तरह से प्रॉब्लम आए थे जिसके चलते लोगों ने इसे ये नाम दिया। तो आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से दिए गए हैं, तो वहीं से मैंने कलेक्ट किया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप क्वेश्चन कहीं से भी आए, बिकॉज क्वेश्चन तो आपको चारों ब्लॉक से ही आएंगे, तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट को उसमें यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको और इजीली लेकर आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और एक तरह से आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और लास्ट, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। और आप अच्छे से स्टडी करिए एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।